We will continue our lecture number 3 of thermodynamics. So I am going to upload the lecture. Okay, so today we will talk about the following topics: effect of pressure in temperature and free energy, relation of the pressure free energy change and equilibrium constant, and the applications of the free energy change, properties of the Gibbs free energy, general consideration of the Gibbs free energy, and the variation. Okay. So the sound is clear, eh? There is problem. Is the sound is clear now? Okay. Okay, so let's start from the first. So we will discuss these topics today. Variation of the Gibbs free energy by temperature, a very important equation, that is the Gibbs-Helmholtz equation, and the variation of the Gibbs free energy with pressure. So we will discuss these topics one by one. Okay. So this is the equation, effect of pressure and temperature and the free energy, and you're already aware of this equation because this equation is actually del G is equal to del H plus TdS or SdT. So if we change the pressure and if we put the value of the H, you know that the value of H, Weiss issue? How? माइक ऑन ऑफ होता है, आई डोंट नो, सो एनी प्रॉब्लम? तो अगर मैं इसको देखता हूँ अनम्यूटेड, वेट वेट, ये सारे अनम्यूट हो चुके हैं, पता नहीं क्या मसला है। ज़रा मैं इसको कर लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम बना। अरे अब शुरू हो गए। डोंट टॉक, बातें ना करो ना। ओके, अब आ रही है आवाज़ आपको? आवाज़ आपको आ रही है? कट रही है। ओके, तो ये पता नहीं किसको, ये तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही है, तो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके, तकरीबन ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। बता दे फिर, क्लियर है? ओके, आ रही है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद नहीं आ रही? आमना, बीबी, मे बी देयर विल बी सम प्रॉब्लम विद योर माइक और समथिंग लाइक दैट। अभी भी इशू है, डिस्टॉर्शन है, आई डोंट नो। ओके, so it will take voice problem. I don't know, but how to set from here. But some people say that the voice is clear, but some people say the voice is not clear. So I don't know. Okay, so let's start. If there is some problem with voice, so you can just read. You can just hear the recorded video because the time is going. The time is not stopping here. Okay, we have already wasted 26 minutes. Okay.
So maybe there's a problem, but from my side, I feel there is no problem because some of the students are hearing me and some of the students are not hearing me. Okay. So what do you think? I just proceed or not? क्लियर नहीं है? राबिया इजाज, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? कैसे क्लियर नहीं है? मैं रिफ्रेश करूं? ओके चलो। ओके, अब किस तरह है? अब आवाज आ रही है आपको? कितने स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है जरा बता दें। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर नहीं आ रही है? राबिया इजाज तो नहीं आ रही क्लियर। 7-8 स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि क्लियर है। डिस्टॉर्शन है सर। ओके, so what to do? We will proceed or not because the lecture is already recording. बिल्कुल नहीं आ रही? अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। आमना कह रही है कि अभी बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, मेरे ख्याल में कुछ लोगों को आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। मेरी वॉइस नहीं है तो ये कुछ स्टूडेंट्स क्यों कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है? यानी मतलब ये है कि मसला वहाँ पे है आपके पास। आ गई अभी अरीज को तो आ गई है। ओके चलो इस तरह करते हैं ना कि ये अपने लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं ना, वरना इस तरह तो टाइम हमारा ज़ाया हो जाएगा ना। बात समझ आ रहा है? अब सही है ना? जमा को सभी नजर आ? ओके आ रही है आवाज़। तो ये स्लाइड तो नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को? स्लाइड तो नज़र आ रहा है ना? ओके, तो ये एक इक्वेशन था जो इब्तिदा में हमने पढ़ा था कि हमारे पास G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस था ना, वो इक्वेशन था। तो इसमें हमने डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस और एस डी टी। तो एच की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे डी ई प्लस पी डी वी, और फिर हमने जब प्रेशर को वेरिएट कर दिया तो कांस्टेंट किया तो पी डी वी आया। जब प्रेशर को वेरिएट किया तो वी डी पी आया। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो टी डी एस आया। और जब टेम्परेचर को कांस्टेंट वेरिएट किया तो एस डी टी आया। तो ये सारा एक इक्वेशन है जो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस से आया हुआ है। अब आपके पास जो क्यू रिवर्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो क्यू रिवर्सिबल आपके पास होता है डेल ई प्लस डी डब्ल्यू मैक्सिमम। ओके, और डी डब्ल्यू मैक्सिमम जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है? पी डी वी, यू नो दैट। और टी डी एस आपके पास किसके बराबर है? डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, ये भी आपको समझ आता है कि भाई आपके पास जो डी एस होता है दैट इज द डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इसके बराबर होता है ना, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये इसके बराबर होता है। तो इन तमाम इक्वेशंस को अगर आप कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी, ओके, माइनस एस डी टी। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे इस आ गया हमारे पास? अब यहाँ पे देख ले तो आपके पास ये पहला वाला था डी ई प्लस पी डी वी, दैट इज द डी डब्ल्यू मैक्सिमम, सो दैट इज इक्वल टू द क्यू रिवर्सिबल। ये किसके बराबर था? ये वाला पार्ट इसका किसके बराबर हो गया?
इसको मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास बराबर है क्यू रिवर्सिबल का, ठीक है ना। और ये जो TDS है, ये TDS, ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, ये भी आपके पास किसके बराबर है? क्यू रिवर्सिबल के बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। लेकिन आपको पता है कि भाई आपके पास जो DS होता है, द DS आपके पास बराबर होता है किस चीज़ का? क्यू रिवर्सिबल बाई T। तो ये जो दोनों हैं क्यू रिवर्सिबल और क्यू रिवर्सिबल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? VdP माइनस SdT। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाता है जब आप इन सारे इक्वेशंस को इसमें यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये आपको बताता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन फ्री एनर्जी। ये इक्वेशन आपको बताता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन फ्री एनर्जी, बिकॉज in this case we are varying the pressure, while in this case we are varying the temperature, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगा? DG इज इक्वल टू माइनस SdT। इसलिए कि ये जो VdP है ये कैंसिल हो जाएगा, ये VdP क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा DG by dt at constant pressure will be equal to minus S. So this is one of the important equation which can be used to find out the entropy of a reaction by variation of temperature at constant pressure. So this is the change of free energy with respect to temperature at constant pressure will be always equal to the decrease in entropy. The decrease in entropy. Now, if you kept the temperature constant, okay, there is temperature. Okay, there is temperature constant. Okay, so if you put the temperature constant, okay, then this part will be cancelled. This part will be cancelled, and you will get VdP. You will get DG is equal to VdP. DG किसके बराबर होगा? DG will be equal to VdP. ओके, DG जो है आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? VdP के बराबर हो जाएगा। और DG by dP at constant temperature will be equal to V. जो DG by dP at constant temperature है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? V के। Okay, so what I can do, because some of the students says that the voice is clear, but I don't know. Okay, चलो इस तरह के जो आप लोग मतलब जिसको अभी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो शायद मेरे ख्याल में इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी उस पर मौजूद होती है, तो आप वहाँ से फिर इसको दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? यस, वॉइस प्रॉब्लम की वजह से तो लाजिमी बात है, आपको वॉइस नहीं आ रही है तो फिर क्लियर कट बात है। लेकिन मैं क्या करूँ, अब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा इसका, यूनिवर्सिटी के सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। मैंने भी रिफ्रेश किया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि क्लियर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से, बस ये है कि इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर लें और बाद में आप इस तरह कर ले कि मतलब इसको रिकॉर्डिंग को ज़रा सुन ले फिर, ठीक है ना। तो आपको आवाज़ समझ नहीं आ रही ना? ओके, वी कैन प्रोसीड नाउ, देन वी कैन the recorded lecture because we have no other option. रिबा जावेद तो कह रही है मुझे सिर्फ बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। तो ये अभी हम मतलब है कि इसकी वजह से फिर हमें मसाइल होंगे ना, ठीक है ना। तो हम जाते हैं अपने एक लेक्चर की तरफ। ओके, तो जिसको नहीं आ रहा है आवाज़, बस अब वो सब्र बर्दाश्त करे।
Okay. तो ये इक्वेशन जो है ये आपके पास आया डेल जी इज इक्वल टू वी डी पी, और यहाँ पे डेल जी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये बराबर है वी के, एंड यू नो दैट वी इज ऑलवेज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द आइडियल केस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी and V is equal to nRT by P. Now using this value nRT by P and integrating the equation from G1 to G2 and P1 to P2, we will get this equation G1 to G2 dG is equal to nRT. This is the P1 to P2 dP by dP by P, and you know that this part of the integral will be equal to log of P2 by P1. The same like the volume log of V2 by V1. So this is the dG, which the del G, which is equal to G2 minus G1, and which is equal to nRT log of P2 by P1. So this is one of the important equation which can explain the relation between the Gibbs free energy and this is the equilibrium. We can find out the equilibrium constants by using the values of the pressure. Now, if the P1 is equal to 1 atmosphere, okay, under standard condition, if we take this under standard condition, if you take the P1 is equal to P2 and which is equal to 1, then the G will be equal to G naught. And this is called the standard Gibbs free energy. This is called the standard Gibbs free energy. And the equation now become G minus G naught. This is the G2, G minus G1, that is G naught, which is equal to RT log of P. And you can write this G is equal to G naught plus RT log of P for, okay, this is the another form of the equation. And if you take the N value is equal to 1. So for 1 mole of a gas, for 1 mole of a substance, the G will be equal to G naught plus RT log of P. So this is one of the important equation which can be used further to find out the equilibrium constant value from the Gibbs free energy. Okay, now the relation of the free energy change and the equilibrium constant. So this is a general equation: A plus B, L plus M. The A, B, L, M small alphabets. They show the stoichiometric ratios. We can say the coefficient of the reaction. So now if you take the equation del G is equal to del G naught plus RT log, and this P is equal to the pressure of the L M divided by A and B. And you know that the equilibrium constant always equal to the product, the ratio of the product, the concentration of the product to the ratio of the concentration, the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant, raised to some power according to the balanced chemical equation. So you see here, this is the power. It is not actually written in the power form, but this is L. This is in the power. Like this L should be here, and this M should be here. Okay, and similarly, this A should be here, and this B should be here. So this is the equation which can explain the relation between the Gibbs free energy and the equilibrium constant. Now you know that at equilibrium, the del G value is always equal to 0. You're already aware of this, that if we have del G equal to 0, it means that the system is at equilibrium. And if we have del G is negative, the system is spontaneous. And if we have del G equal to positive, the system is non-spontaneous. So now at equilibrium, the del G is equal to 0, and this is equal to RT log of this. And the del G is equal, del G naught is equal to minus RT log of K. So under standard condition, we will find out the value of the Gibbs free energy, which is called the standard Gibbs free energy. And then by using this equation, we can calculate the value of the equilibrium constant. So this is one of the important reaction which can explain the relation between the Gibbs free energy and the equilibrium constant. So we can take some example or some problem. Okay.
So these three are the different values which already I discussed with you. Okay, so you can just take some examples and you can just find out the values of the Gibbs free energy. So the Gibbs free energy will be find out experimentally, and then by putting the values at a specific temperature, you can find out the value of K. Okay, so what is K? K is the equilibrium constant. Okay, कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है? हाँ, कुछ लोगों को समझ आ रहा है? या वैसे में लगा हुआ? ओके, गुड. Okay. So, any question about the previous topic? And if someone want to ask question, okay, I just unmute, and she or he can ask the question regarding the previous slides. So if anyone interested to ask question, you just text me in the chat room, and then I will unmute you, and you can ask. Okay, it will be very interesting. So if anyone have some question, he or she can ask me. Okay. Okay, this is a question. Maybe you can solve this. Calculate the K for the reaction of N2 and O2 to gives us NO. Okay, this is the reaction of N2 and O2 which gives us NO. What? First slide, repeat. Okay. You're just talking about this slide. This slide? Okay, first slide. Okay, so this equation G is equal to H minus TS. You know that equation, okay? Because actually ये क्या होता है कि आपके पास H जो होता है वो किसके बराबर होता है? H is equal to G प्लस TS, इसके बराबर होता है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ये इसके बराबर होता है. और ये क्या होता है कि H क्या है? टोटल आपके पास जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, टोटल हीट कंटेंट है. और ये आपके पास G है. G क्या होता है? यूजफुल एनर्जी होता है, या इसको कन्वर्टिबल एनर्जी कहते हैं, या इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं. और ये जो पार्ट है आपके पास TS वाला, ये पार्ट जो है, दिस इज नॉन यूजफुल एनर्जी, या इसको नॉन कन्वर्टिबल एनर्जी कहते हैं. और ये जो पार्ट एनर्जी का है, ये वर्क में यानी यूजफुल वर्क में ये इस्तेमाल नहीं होता. ये जो पार्ट है इसका, ये यूजफुल वर्क में इस्तेमाल होता है. और अदर वर्ड्स में ये है कि तमाम के तमाम एनर्जीज को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर किस्म के हीट को यानी आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये होता है कि हीट जो है या एनर्जी जो है ये टोटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होता. इसलिए आप अगर एंट्रोपी की डिफिनेशन आप लोगों ने जो की थी, उसमें आप लोगों ने कहा था कि आपके पास जो थर्मल हीट होता है दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. तो थर्मल हीट जो होता है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता. तो इसलिए यहाँ पे आपके पास एक कन्वर्टिबल एनर्जी है और दूसरा क्या है? नॉन कन्वर्टिबल एनर्जी है. तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस TS. और इन टर्म्स ऑफ चेंज अगर आप ले लें तो ये बराबर हो जाएगा DG इज इक्वल टू DH, और आपके पास ये बन जाएगा TDS. You can say TDS if the temperature is constant. Okay. अब ये जो डेल H है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी, डेल E प्लस PdV प्लस VdV. ठीक है ना? PdV का मतलब क्या होता है कि आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, और VdP का मतलब क्या होता है कि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट.
तो ये दोनों, ये तीनों जो टर्म है ये कहां से आया? डेल एच से आया। अब इसका क्या मतलब है? TDS का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TDS? एनीवन? TDS और STT में क्या फर्क है? TDS और SDT में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? What is the difference between TDS and STT? ओके, पहले में आपके पास है कांस्टेंट टेम्परेचर TDS में, और SDT में क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी। यानी टेम्परेचर जो है वो मतलब वेरिड है, और एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। और पहले में क्या है? TDS में क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी के अंदर क्या आ रही है? क्या आ रहा है? वो वेरिएशन आ रहा है। ठीक है ना? तो ये एक इक्वेशन था, पूरा एक इक्वेशन बनाया। ये कहाँ से? ये इस इक्वेशन से बनाया। अब अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर ले, ये जो कंडीशन है Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू DE प्लस DW मैक्सिमम, बात समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब आपको ये भी पता है कि DW मैक्सिमम किसके बराबर होता है? PdV के बराबर होता है। ये इब्तिदा में हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमने एक्सपेंशन वर्क को पढ़ा था, तो वहां पे आपके पास ये TW मैक्सिमम किसके बराबर था? PdV के बराबर था। और ये जो है एंट्रोपी की डिफिनीशन से है कि आपके पास जो TDS है वो किसके बराबर है? DQ रिवर्सिबल। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा है कि DS जो होता है, द DS इज ऑलवेज इक्वल टू, DS किसके बराबर है? DQ रिवर्सिबल बाई T। DQ रिवर्सिबल बाई T। तो TDS किसके बराबर हो जाएगा? DQ रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? अब ये जो पार्ट है आपके पास DE प्लस PdV, ये किसके बराबर है? DE प्लस PdV किसके बराबर हो गया? ये Q रिवर्सिबल के बराबर है। बात समझ आ रहा है? और TDS जो है आपके पास, ये किसके बराबर है? ये भी Q रिवर्सिबल के बराबर है। Q रिवर्सिबल के बराबर है। तो ये दोनों टर्म जो है माइनस Q रिवर्सिबल और प्लस Q रिवर्सिबल, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। तो ये इक्वेशन है जो आपको एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन गैप्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एट वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें आपके पास दोनों, यानी प्रेशर भी वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल। ठीक है? अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर इसको ले लें, प्रेशर को कांस्टेंट कर ले, तो ये बन जाएगा DG इज इक्वल टू माइनस SDT। इसलिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी ऑलवेज इक्वल टू इन डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे नेगेटिव S का क्या मतलब है? कि एंट्रोपी के अंदर क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। फिर अगर हम इस इक्वेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, इस इक्वेशन में क्या है? टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, तो फिर आपके पास ये जो पार्ट है इसका SDT का जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है इक्वेशन बन जाएगा DG ओवर DP इज इक्वल टू V। ठीक है? और V जो है वो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर है? nRT बाई P। अब अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू G1 टू G2 एंड P1 टू P2, तो आपके पास इक्वेशन इस तरह बनेगा DG is equal to G1 to G2 is equal to nRT, because T is constant, R is constant and N is constant. So P1 to P2 dP by P, और ये जो पार्ट है इसका, this part is actually equal to log of P2 by P1, the same one like the dV by V। तो आप जब dV by V का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू V1 टू V2, तो आपके पास क्या आंसर आता है? log of V2 by V1। और यहाँ पे जब आप करते हैं तो आपके पास जो है dP by P विद इंटीग्रेटिंग फ्रॉम P1 टू P2, तो आपके पास आता है log of P2 by P1। आ गई बात समझ में? अब आप अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर आपके पास होता है 298 केल्विन। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास क्या होता है कि P1 P2 ये बराबर होता है P के, और बिकॉज P1 इज इक्वल टू 1, तो जब P1 आपके पास V1 के बराबर है तो इसका मतलब है P2 के बराबर है, एंड P2 इज व्हाट? P2 आपके पास P के बराबर। P2 आपके पास क्या है? P के बराबर।
और जी जो होगा आपके पास वो G1, आपके पास जो G1 होगा दैट विल बी इक्वल टू G0, ठीक है। और जो G2 है आपके पास वो G के बराबर हो जाएगा। जिस तरह P2 आपके पास किसके बराबर है, P के बराबर है। P2 आपके पास किसके बराबर आ गया, P2 आपके पास बराबर है P के। वो कब ये P के बराबर होगा, जब आपके पास P1 किसके बराबर हो, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो। और आपके पास G2 G के बराबर होगा। और कब ये G के बराबर होगा, जब आपके पास G1 जो है वो G0 के बराबर हो। G1 किसके बराबर हो, G0 के बराबर हो। तो ये इक्वेशन आपके पास इस तरह बनता है कि G कहां से आया, G2 से, G1 से क्या बना, G0, और RT क्या मसला है यार, आप क्यों कर रहे हो, ऑन कर दिया है आपने। ओके तो G आपके पास बराबर है G0 प्लस RT log ऑफ P, G0 प्लस RT log ऑफ P। तो ये एक इक्वेशन है, बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैं क्या करूं भाई, अगर इशू है साउंड का तो मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है। आप ऑलरेडी जो है मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स को मतलब है कि साउंड आ रही है ना, कुछ को नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मेरे ख्याल में उसको क्या करें, ऑनलाइन क्लासेस का तो यही हाल है। अगर चलो टेक्निकल लोग हैं उसको मैं दोबारा वो कर लेता हूँ। लेकिन यह है कि आप लोगों में से किसी को साउंड आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भाई यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जूम पे क्लास में कैसे ले सकते, जूम पे तो नहीं ले सकते। यहाँ पे तो आपकी अटेंडेंस का मसला है, सारी चीज़ें हैं ना। जूम पे तो उस वक्त ले सकते हैं कि ओके। तो एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, ये क्वेश्चन अपने साथ नोट कर ले कि भाई आपके पास जब रिएक्शन होगा N2, रिएक्शन बिटवीन N2 प्लस O2 O2 which will gives us 2NO, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास आपके पास इसके अंदर क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास कितना है, गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल G0 है, ठीक है, वो आपके पास है +22.7 किलो जूल पर मोल। G0 जो आपके पास है ना, G0 ये आपके पास है प्लस +27 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, इसमें तो आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें से वो कर ले, के को फाइंड आउट कर ले भाई, फाइंड आउट के, फाइंड आउट के, शाबाश, के को फाइंड आउट कर ले।
ओके, तो ये इक्वेशन है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के। तो इसमें से आपने क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के। We cannot listen any single word, then how we can solve? ओके, मैंने आपको वो दे दिया है ना, क्वेश्चन दे दिया है ना, क्वेश्चन को देखो ना, जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है लिंक बार के लॉक। ये स्लाइड तो नजर आ रहे हैं ना आपको ना, स्लाइड नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? स्लाइड तो नजर आ रहे हैं ना? आपके पास रिएक्शन है N2 O2 इज इक्वल टू 2NO, ठीक है। अब डेल जी की वैल्यू आपके पास है, डेल जी की वैल्यू आपके पास है जी नॉट, डेल जी नॉट की वैल्यू आपके पास है प्लस 22, सॉरी प्लस 27 किलो जॉल पर मोल। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, के को फाइंड आउट करना है। ये आपको नजर आ रहा है अब? ओके, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करें ना। आपके पास इक्वेशन क्या है, डेल जी नॉट डी जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग ऑफ के। और 1 मोल आप गैस अगर आप इसको ले ले तो ये आपके पास बन जाएगा आर टी लॉग ऑफ के। तो इसको एन को अगर आप निकाल ले इसमें से तो आपके पास आ जाएगा आर टी लॉग ऑफ के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ रहा है इसका, व्हाट इज आंसर। कुछ यूनिट्स का भी ख्याल रखें और फिर आप इसको सॉल्व करें। एल एन इज इक्वल टू 2504, आंसर किसका है? तो चूंकि आपके पास आर की वैल्यू जो होती है वो जॉल में होती है ना, आर की वैल्यू जिसमें होती है जॉल्स में, जॉल पर केल्विन पर मोल में है ना। तो इसलिए आपने पहले ये जो किलो जॉल है इसको आपने जॉल में कन्वर्ट करना है। तो प्लस 27 जो किलो जॉल है इसको आप पहले जॉल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस 22.7 इंटू 1000, बात समझ में आ रहा है ना। और फिर आपने इसको डिवाइड करना है 8.314 और टेम्परेचर हमें दिया था इसने, टेम्परेचर आपके पास है 423 केल्विन, टेम्परेचर है 423 केल्विन, बात आ रहा है समझ। टेम्परेचर आपके पास है 423 केल्विन, ये आपके पास टेम्परेचर।
टी तो मेंशन नहीं था, टी यही है ना, मैंने बता दिया ना, टी इसके अंदर है 423 केल्विन। तो अब ये मालूम कर ले। तो जवाब, अब आपके पास जवाब है उसका? जवाब है आपके पास? आंसर बता दो सिर्फ। सवाल तो आप लोगों ने करना है ना। कैलकुलेटर नहीं है पास? ओके। तो फिर आप स्टूडेंट कैसे हैं, आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है? आप लोगों ने गप बनाया हुआ है इस चीज़ से। ओके, तो ये कोई हम लतीफ़ों वाला काम तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो क्लास हो रहा है ना। खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये पढ़ने वाला कोई तरीका तो नहीं है। आप मुझे कोई आंसर बता दें तो फिर तब मैं आपको कोई आंसर बता दूंगा ना। आप आंसर बता दें पहले। आपने क्या सॉल्व किया इसके अंदर? आपके पास क्या आंसर आ रहा है इसका? अटेंडेंस सेव, अटेंडेंस सेव। आप लोगों का अटेंडेंस के साथ ताल्लुक है ना, पढ़ने पढ़ाने का साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अटेंडेंस तो नहीं है दुनिया में, कि पढ़ाई का भी काम होना चाहिए। आप कुछ समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये अभी मतलब तकरीबन कम से कम हमारे हो गई कोई टाइमिंग, 50 मिनट हमारे हो गए, और अभी तक हमने 2 स्लाइडें नहीं पढ़ी। ये तो गलत काम है। ओके, चलो फिर मैं पढ़ा देता हूँ। मेरा मकसद तो ये था कि भाई आप कुछ समझ लें। ओके, तो आंसर किसी के पास नहीं है, मतलब है कि सॉल्व किसी ने नहीं किया, इसका क्या, इसका मतलब यही है। इक्वेशन आपके सामने है, इसमें आपने डेल्टा जी की वैल्यू डालनी है। 27 किलो जॉल है, तो 27 किलो जॉल से 27 × 1000 बन जाएगा। और टी की वैल्यू आपने डालनी है 423, ठीक है ना। और वहाँ से फिर आपने लॉग ऑफ के निकालना है, और फिर उसका एंटी लॉग ले ले, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे वो बता दें के की वैल्यू क्या आ रही है? 4.23, 4.23 में भी नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, 4.23 नहीं है, 4.23 नहीं है, ठीक है ना। log ऑफ के, log ऑफ के की इक्वेशन कैसे बनेगा इसके, इससे?
log ऑफ के की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? इसको आसान काम है आपका भाई। आपके पास डेल जी के ऊपर आपने डिवाइड करना है ना, माइनस डेल जी बाई आर टी बन जाएगा ना, इसलिए कि इस साइड से आपने नेगेटिव कैंसिल करना है तो इस साइड पे लेके आना है, तो डेल जी बाई बन जाएगा आर टी, तो इससे आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ के की वैल्यू, और लॉग ऑफ के की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -6.45। लॉग ऑफ के की वैल्यू जो है, लॉग ऑफ के ये है -6.45। लॉग ऑफ के की वैल्यू आपके पास आ रही है -6.45, ठीक है। log of k is equal to -6.45। अब इसमें से आपने वो निकालना है, ln की बजाय वो भी ले सकते हैं, लेकिन मतलब वो चीज़ तो वही है, फिर आप उसका वो लेंगे ना, log का चेंज, नेचुरल log की जगह आप वो लेंगे ना, log बेस 10। तो log ऑफ k की वैल्यू आपके पास आ रही है -6.45, तो इसका एंटी log फिर आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ आप देख ले अगर ये गलत है या ठीक है। आप खुद इसको सॉल्व कर ले कि के की वैल्यू क्या आ रही है, 1.6 और इंटू 10⁻पावर पावर में आ जाएगा -3, तो ये इसका आंसर है। ओके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप सॉल्व कर ले। इसी तरह और भी प्रॉब्लम इस हवाले से आ सकते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन। We will go to the next slide. So what is the applications of Gibbs free energy? So we already discussed some of the applications. For example, the free energy of formation. Okay, so the free energy of elements at standard state is 0. Okay, for example, अगर आपके पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और H2 plus O2 which gives us H2O. So if you want to determine the free energy of formation for water, then what will be the solution? तो सोल्यूशन क्या है कि आपके पास डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की ऑलरेडी आपके पास 0 आ जाएगी ना, इसलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, एलिमेंट्स है ना। तो एलिमेंट्स की एनर्जी, गैस फ्री एनर्जी क्या है, वो आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होती है। तो वाटर का आपको अगर पता हो तो फिर आप उससे वाटर की एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है, आप मालूम कर सकते हैं। तो एक इसकी एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि फ्री एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास है, उसके अंदर आप उसको फ्री एनर्जी चेंज जो है उसके अंदर मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई के की वैल्यू दे दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, और आपको टेम्परेचर दे दे, तो आप उसके अंदर क्या मालूम कर सकते हैं, फ्री एनर्जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम कर सकते हैं, वो जो हमने अभी डिस्कस किया। और इसी तरह आप सेल पोटेंशियल, किसी भी सेल का पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं, किसी भी सेल का पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होगा वो ये होगा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के, एंड दिस इज इक्वल टू एन ई नॉट एफ। ये आपके पास किसके बराबर है, एन ई नॉट एफ के बराबर है। दिस इज द एन ई नॉट एफ, ये आपके पास फिर इसके बराबर है। व्हाट इज एन? एन आपके पास क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लास्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लास्ट। ई क्या है, ई आपके पास वही सेल पोटेंशियल है, ये आपके पास क्या है, सेल पोटेंशियल है। और एफ आपके पास क्या है, फेराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू है, तो आप इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं, ई नॉट मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज ई नॉट? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है, आप बड़ी आसानी से गैस फ्री एनर्जी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फ्री एनर्जी जो है वो आपके पास एक क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। तो हमने ये वैल्यू बता दी थी कि भाई अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, वो 0 है, देन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम।
फिर आपके पास ये रिलेशन ऑफ द फ्री एनर्जी चेन, द चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी है, यानी एंट्रोपी और एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आ रहा है with relation to free energy. So that is the very important equation that you can use to find out the Gibbs free energy. So if you have the value of the enthalpy and we have the value of the entropy at a specific temperature, then you can easily find out the Gibbs free energy. In the same sense, if you have Gibbs free energy entropy, then you can find out the enthalpy. And if you have a free energy and enthalpy, then you can find out the entropy. So these are the three very important parameters which can be obtained by knowing the values of the two parameters, del G, del H, तो entropy मालूम हो सकती है, del G और del S तो enthalpy मालूम हो सकती है, और अगर del H और del S है तो आपके पास फ्री एनर्जी जो है वो मालूम हो सकती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है उसके क्या नाम है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद अब दोबारा इंशाल्लाह 3:15 पे हम वापस आएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप कहते हैं आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं इस हवाले से, तो मैं उसको अनम्यूट करके वो मुझसे पूछे। ओके, तो ये तो मैंने वहाँ पे ना एक जो हमारे पास आईटी का वो है, तो उसमें मैंने बता दिया उसको, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह कर ले कि आप लॉग आउट हो जाए और दोबारा लॉग इन हो जाए। तो मेरे ख्याल में अभी तो वैसे भी हम यहाँ पे